सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरह के स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं। मेनली हम टारगेट कर रहे हैं यूएस को फिलहाल यहाँ पे। ऑल्दो जब हम अब्रॉड जाना चाह रहे होते हैं किसी भी वजह से, चाहे आपने अपनी हायर स्टडीज़ को परसू करना है या फिर आपने अपने करियर में अच्छा माइलस्टोन्स को अचीव करना हो, तो आपके जहन में यूरोप साइड ही आती है, दैट इज वेस्टर्न साइड। सो वेस्टर्न साइड में थोड़ी से हम हमने दो जगहों को डिवाइड कर लिया है। एक हमने यूएस को अलग कर लिया है और एक हमने पूरे यूरोप को अलग कर लिया है, जिसमें यूके भी आ जाता है। ऑल्दो यूके फिलहाल यूरोप से अलग हो गया है, लेकिन ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं हम इन सबको एक तरफ ले रहे हैं। जर्मनी, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली एंड यूके एंड तुर्की, ये नॉर्मली वो कंट्रीज हैं फिलहाल जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स का हमारे स्टूडेंट थोड़ा सा प्रेफर कर रहे हैं जाना। इटली का खास तौर पर, इटली और जर्मनी का आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि थोड़ी वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसेस आसान हैं, आपको आइल्स वगैरह नहीं देना पड़ता और बाकी दूसरी चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता, तो वहाँ पे एडमिशन भी आसानी से हो जाता है। और इसके अलावा फिनलैंड में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इस फिनलैंड की अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा चूँकि वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा हायर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। मेनली हम यूएस को यहाँ पे क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के लिहाज से यूएस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि दुनिया की जो जायंट टेक कंपनीज हैं, जहाँ से पूरी दुनिया में 90% इनोवेशंस बाहर जाती हैं, जहाँ से निकल कर पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज जाती हैं, वो कंपनीज जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सब यूएस में मौजूद हैं। जो पूरी दुनिया का फिलहाल हम जानते हैं कि हम इंडस्ट्रियल एरा में मौजूद हैं, तो इस वक्त पूरी दुनिया का जो इंडस्ट्रियल हब है वो फिलहाल यूएस है। इसीलिए यूएस एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तो वो यूएस एक परफेक्ट लेवल के ऊपर है अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो इस लेवल पर पहुंचने के लिए, अपने आप को टेक जायंट बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की है। इसीलिए उनका एजुकेशन सिस्टम यूरोप से बहुत बेहतर है। यानी कि आप यूरोप से, लेट्स से जर्मनी से आप पीएचडी करें और आप यूएस से मास्टर्स करें। जर्मनी का पीएचडी यूएस के मास्टर के स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होता, बल्कि एक मास्टर्स का स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत पीएचडी के स्टूडेंट से। क्यों? वजह यह है कि अमेरिका में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है। वहाँ का करिकुलम इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो रिसर्च बेस्ड काम बहुत ज़्यादा करते हैं बनिस्बत थ्योरेटिकल बेसिस के। वहाँ की रिसर्चेस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अगेन वहाँ पे फंडिंग ज़्यादा है जर्मनी के मुकाबले में या यूरोप के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे सारी टेक कंपनीज हैं और इसके अलावा वहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो रिसर्चेस को सपोर्ट इस तरह से कर रहा होता है कि वहाँ पे फिर लैब्स भी ज़्यादा हैं और बाकी दूसरी चीज़ें। तो इस तरह से वहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ले पाते हैं और ज़्यादा सीख पाते हैं और अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं। यहाँ तक कि कोई किसी को क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं कि हम यूएस को क्यों टारगेट कर रहे हैं और हम जर्मनी या फिर यूरोप को टारगेट क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात अपने जहन में वही ये रख लीजिए कि यूरोप जाना कंपैरेटिवली यूएस से बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और सिर्फ आप 2-4 टेस्ट दीजिए, थोड़ा सा अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर लीजिए और यूरोप के किसी भी अच्छे कंट्री में आपका स्कॉलरशिप हो जाती है, या फिर इवन आप जॉब भी सिक्योर कर लेते हैं डायरेक्टली पाकिस्तान से ही। सो उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है पे स्केल। यूरोप का पे स्केल बहुत कम है। सेकंड, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है। एंड थर्ड, वहाँ के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। आप यूरोप पहुँच तो जाते हैं और आप थोड़ा बहुत बेहतर हो ही जाती है आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी, जैसे कि पाकिस्तान में थी उससे थोड़ी सी बेहतर हो ही जाती है।
लेकिन वहाँ जाके जब आप दूसरी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का ग्राफ हर रोज़ कम होता जा रहा है और टैक्सेस वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और फिर पे स्केल भी इतना ज़्यादा उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं कर रहा, पे स्केल वैसे ही यूरोप का कम है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप फिर ये सोचने लग जाते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पर आया, मैंने अपना घर भी छोड़ा, अपनी फैमिली को भी छोड़ा और सारे इवेंट्स भी मैंने मिस किए, तो इसका इतना ज़्यादा कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। इन दी एंड जब आपको इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होता, तो फिर आप यही सोचते हैं कि अगर मैं इससे इससे कम ही मेहनत अगर मैं फिर पाकिस्तान में ही कर लेता, तो एट लीस्ट ये अफ़सोस नहीं होता कि हमने अपनी फैमिली भी छोड़ दी थी एक अच्छे करियर के लिए, क्योंकि फिर करियर भी इतना ज़्यादा कोई हाथ में नहीं आता। और सेकंड एक और बात ये भी समझ लीजिए कि जनरल ट्रेंड ये है कि यूरोप में वो लोग जाते हैं जो अमेरिका नहीं जा पाते। तो क्योंकि जब आप यूरोप जाएँगे तब आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर एक अलग दौड़ लगी हुई है अमेरिका जाने की। तो आप पाकिस्तान से पहले यूरोप जाएँ, फिर यूरोप से वापस आपको इन दी एंड उस दौड़ में शामिल होना पड़े जो कि अमेरिका जा रही हो। तो इस रेस में लगने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान से ही डायरेक्ट अमेरिका को टारगेट कर लीजिए, आपके थोड़े से साल भी बच जाएँगे जो यूरोप में वेस्ट होने से। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड अब हम ये देख लेते हैं कि अमेरिका जाने के फिर कौन-कौन से तरीके हैं, क्योंकि इन दी एंड जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, सो आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है और जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तब आपको ये बात समझ आती है कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद भी जो आपकी फर्स्ट सैलरी पर आपको हायर किया जाता है, इट्स नॉट मोर देन 40,000 फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। जो कि सिस्टम के साथ ही चलता रहा और सिस्टम को ही हमेशा से फॉलो करता रहा। सो बैचलर्स के 16 ईयर्स के बाद अगर तो कोई स्टूडेंट मोर देन लाख अर्न कर पा रहा है अभी कराची में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, तो वो सिस्टम से थोड़ा सा हट के चला है। उसने उन स्किल्स को सीखा है जो उसे सिस्टम ने नहीं सिखाई। उसने खुद अपने प्रोफाइल को ऊपर वर्क किया जो कि बाकी स्टूडेंट्स को सिस्टम नहीं लेके चला। तो इसीलिए वो उन लोगों से अलग थोड़ा-सा अर्न कर भी पा रहा है, जो बाकी लोग करते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ ही चलते रहे, तो इवन अगर आपने एमबीबीएस भी किया है, आपने 5 साल भी लगाए हैं और आपने सब कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, आपने गोल्ड मेडल लिया है लेट से, बावजूद इसके आपकी जो फ्रेश ग्रेजुएट की जो सैलरी होती है, वो यही होती है जो मैंने आपको बताई है और आप सब भी इससे वाकिफ़ होंगे। सो फिर आप के पास या तो ये ऑप्शन है कि आप इसी सैलरी पे काम करते रहिए और आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को ग्रो करते रहिए और कोई 10-15 साल बाद आप जाके अपनी सैलरी को मैक्सिमम एक कॉर्पोरेट में 2 लाख तक के आप लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो आप नहीं लेके जा सकते ऑफ कोर्स, अगर तो आपने मास्टर्स वगैरह नहीं किया हुआ या फिर आपने और दूसरे किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं किया हुआ, आपको थोड़ा-सा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर आप नहीं है, सिस्टम के साथ ही चलते रहे तो आप मैक्सिमम कोई अपनी जॉब के 10-12 साल के बाद आप मैक्सिमम 2 लाख तक अपनी सैलरी ले जा सकेंगे, लेकिन तब तक इन्फ्लेशन उसको भी क्रॉस कर देगी। तो 2 लाख की सैलरी भी आपके लिए इनफ नहीं होगी। सो मेन मकसद जो फिर अगेन रह जाता है आपके आपके बहुत सारे गोल्स होंगे बेशक ज़िंदगी में। आपने करियर में किसी एक लेवल पे पहुँचना होगा या फिर अगर आपने मे बी लोगों की हेल्प करनी होगी, कोई आपने ऑर्गेनाइज़ेशन ओपन करनी होगी या फिर हो सकता है आपने अपने आप को ही एंटरटेन करना होगा और आप सोचते होंगे कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है या फिर मुझे ट्रैवल करना है या फिर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप चाहते होंगे कि आप कुछ इस तरह से अपने करियर को लेके जा सकें कि आप अपने पेरेंट्स को अर्ली एज रिटायरमेंट दे सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते होंगे, लेकिन इनमें से मोर देन 90% आपके जो भी ड्रीम्स हैं, वो आके स्टक हो जाते हैं आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। क्योंकि आप चाहे तो लोगों की भलाई का काम करें या फिर चाहे आप अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ सच थिंग जो कि आपको चाहिए होती है और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही और इन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए ही फिर आप 9 टू 5 पूरी ज़िंदगी काम करते रह जाते हैं। लेकिन आप चूँकि उसी सिस्टम में चलते हुए जा रहे हैं जिसमें सब चलते हुए जा रहे हैं, सो आप इवन अपनी 40 साल की ज़िंदगी लगाकर भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते और पूरी ज़िंदगी आपकी फिर इसी स्ट्रगल में गुज़र जाती है कि अब ये वाला एक्सपेंस पूरा करना है और अब ये वाला एक्सपेंस पूरा करना है।
सो यहाँ पे जो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ, मैं आपको एक रास्ता दिखाने आई हूँ जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाता है। और बिलीव मी, ये एक सबसे ज़्यादा आसान रास्ता है जिस पे चलकर आप कम से कम वक़्त में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान रास्ता मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, बिकॉज़ मैं सिर्फ़ एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं हूँ, या फिर मेरी अभी जो अगर आप करंट पोजीशन देखें तो मैं सिर्फ एक टीचिंग असिस्टेंट नहीं हूँ अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, बल्कि मैं पिछले 10 सालों से, एक्चुअली 10वां साल अभी लगा है, तो अगर आप उसे काउंट ना करें तो मैं पिछले 9 सालों से इंडस्ट्री में मौजूद हूँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 9 years नाउ। सो इन पिछले 9 सालों में मैंने हर चीज़ को एक्सप्लोर किया है। ऑनलाइन जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं अर्निंग के, मैंने उन सबको एक्सप्लोर किया है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग एंड ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया है। अम, और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद, इवन कि अगर आप अपना बिजनेस भी सेटअप करना चाहें, जो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, इस तरफ हम सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा तो हमारे पास सैलरी नहीं मिल पाती हमें। जैसे मैंने आपको बताया 40,000 फॉर ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट। सो हम ये समझते हैं कि इट्स नॉट इनफ, तो हम अपने बिजनेस सेटअप की तरफ भी जाते हैं। सो अगर तो आप अपना बिजनेस सेटअप भी करें तो आपका बिजनेस आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बात कर रही हूँ, और ये रास्ता जहाँ मैं लेके जा रही हूँ वो है 70 लाख पर मंथ आपकी सैलरी के ऊपर। सो आप ग्रेजुएशन के बाद अपना कोई बिजनेस भी सेटअप करते हैं, 70 लाख पर मंथ के प्रॉफिट पे जाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कितने अरसे में वो बिजनेस आपको इस लेवल पे लेके जाएगा कि वो आपको मंथली इतना प्रॉफिट दे, आपको समझ सकते हैं आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ जो मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, ये तो अब ये सब काम करना कैसे है, इसके लिए हम सबसे आसान रास्ते को लेके चल रहे हैं। इसके और भी मुश्किल रास्ते हैं, और भी आउटलायर्स मौजूद हैं, और भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और वो पहुंच जाते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एक मीडियोकर स्टूडेंट की। मैं हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे रिजल्ट्स में भी देखने और बाकी दूसरी चीज़ों में भी एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, और आप भी लाजमी तौर पर एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे होंगे अपने सारे कामों में, अपनी स्टडीज़ में एंड ऑल अदर स्टफ। सो मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक एवरेज स्टूडेंट की, कि एक एवरेज स्टूडेंट किस तरह से एक आसान रास्ता फॉलो करते हुए जा सकता है। सो अमेरिका जाने के मैं आपको रास्ते बता रही थी कि एक तो ये है कि आप पाकिस्तान से डायरेक्टली अब जॉब्स के लिए अप्लाई करें और आप अमेरिका की जॉब के लिए जाएं। लेकिन उसमें थोड़े से मसले हैं, और वो मसले क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और सेकंड ये है कि आप अमेरिका जाइए F1 वीज़ा के ऊपर, यानी कि स्कॉलरशिप के ऊपर, स्टडीज़ के लिए। ये स्टडीज़ के लिए F1 वीज़ा के ऊपर अमेरिका जाना इज़ अ विन विन पोजीशन। क्योंकि एक तो जब आप ग्रेजुएशन के बाद, अब हम जानते हैं क्योंकि सभी ही लोग ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट कर ही रहे हैं। वो पुराना वक्त हुआ करता था कि जब मेरा ख्याल है कोई 2-3 डेकेड्स पहले क्या ज़माना होगा वो, कि जब लोग ग्रेजुएशन तक के नहीं जाते थे, और उस वक्त में भी इंटरमीडिएट की भी वैल्यू हुआ करती थी। अब चूँकि सभी एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हुए ही हैं, अंडर ग्रेजुएट तो सब नहीं किया हुआ है, तो लिहाजा अब इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो जब आप मास्टर्स करते हैं तो फर्स्ट ये है कि आप अपने आप को वर्दी बनाते हैं बाकी दूसरे लोगों से, और सेकंड ये है कि जब आप पढ़ाई के लिए जाते हैं तब आप वहाँ के वर्क कल्चर से फेमिलर हो जाते हैं, आप वहाँ के कल्चर से फेमिलर हो जाते हैं, तो आपके वहाँ पे सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब किस तरह की स्कॉलरशिप पे जाना है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मौजूद होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे आसान तरीन स्कॉलरशिप की बात करेंगे। ऐसे स्कॉलरशिप जो कि अगेन विन विन पोजीशन पे हो, जो कि आसान भी है, और सेकंड उसमें ये भी है कि आपकी ग्रोथ के चांसेस भी हैं, और इसके बाद पढ़ाई के एकेडमिक ग्रोथ के साथ साथ आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी उसमें होगी। तो एक जो स्कॉलरशिप है वो अमेरिका जाने के लिए, वो तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है कि आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे या फिर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। सो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के नाम होते हैं, क्योंकि वो हमारा फिलहाल आज का टॉपिक नहीं है, और वो खुद एक बहुत बड़ी
उसके ऊपर 1 घंटे का अलग से वेबिनार दिया जा सकता है, तो हमने वो यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं कि कौन-कौन से नाम होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएँगे। तो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, आप उसमें अप्लाई करें तो वहाँ पे आप अगर तो आप मेरिट पे उतरते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन एक बात आपको ज़हन में रखनी होती है कि चूँकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मेरिट के ऊपर आपने उतरना होता है। सिर्फ़ आपने वहाँ अप्लाई नहीं किया होता, वहाँ पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। वहाँ पे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, वहाँ पे चाइनीज़ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, वहाँ पे यूरोप के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। सो आपको इन सब से कॉम्पिटिशन पे उतरना होता है, फर्स्ट। सेकंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, लेकिन ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है ये ज़्यादा अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए के नाम के ऊपर जो अमेरिका ऑफर करता है, इट्स अ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। सो फुल ब्राइट स्कॉलर पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग अभी तक, हाँ, आईकोर 2 से पहले तक जो लोग अमेरिका स्कॉलरशिप के ऊपर जाया करते थे वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप थी। क्योंकि अब इसमें होता ये है कि आपको अपनी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वापस पाकिस्तान आना होता है, अपने मुल्क में, जहाँ पे भी आपने सब जहाँ से भी आप हैं, और फिर वहाँ पर आके कुछ साल आपने सर्व करना होता है, और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर आप वहाँ जॉब कर सकते हैं अमेरिका में। वन थिंग। सो अब ये जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं ये गवर्नमेंट फंडेड होती हैं। यहाँ पे इसके अलग-अलग पॉइंट्स हैं, तो आप इसको देख के कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। और इट्स काइंड ऑफ ज़कात प्रोग्राम। एक बात आप समझ लीजिए कि अमेरिका ने ये जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का स्कीम निकाली हुई है, इट्स फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, कि आप एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पढ़ना है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, हम आपको खैरात के तौर पर अपने पास बुला लेते हैं। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सिर्फ इसी स्कॉलरशिप के बारे में पता होता है। यही वजह है कि 200 स्टूडेंट्स की जगह होती है और लाखों स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं। उसमें से 200 का एडमिशन हो जाता है और वो चले जाते हैं, लेकिन वो लाखों स्टूडेंट्स या फिर हज़ारों स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनका एडमिशन नहीं होता, क्योंकि उनका मेरिट नहीं होता इतना, तो फिर वो रह जाते हैं। एक स्कॉलरशिप है, इसके अलावा आपके पास एक्सटर्नल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही होती हैं, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे देखना होगा कि यूनिवर्सिटी कौन सी वेबसाइट कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, तो आप वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, इसके अलावा जो मेन हमारा टॉपिक है आज की वेबिनार का, वो है रिसर्च असिस्टेंटशिप्स, रिसर्च या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप्स। अब ये क्या होती हैं कि इसमें आप एक्चुअली आपको स्कॉलरशिप तो मिलती है, इट्स अ काइंड ऑफ स्कॉलरशिप बट इट्स नॉट अ कंप्लीट स्कॉलरशिप, यू कैन से इट्स मोर लाइक अ जॉब। सो यहाँ पर आप एक रिसर्च या फिर टीचिंग असिस्टेंट होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी तमाम किस्म की स्कॉलरशिप्स के लिए, चाहे आप फुल ब्राइट की बात करें, चाहे आप ओपन स्कॉलरशिप्स की बात करें, या चाहे आप असिस्टेंटशिप्स की बात करें, आपको एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड के का जो आपको चाहिए, अगर आप फिलहाल फिलहाल हम असिस्टेंटशिप्स को अलग कर देते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फुल ब्राइट के लिए हमारे पास 200 पोजीशंस के लिए हज़ारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और उसमें से फिर मेरिट देखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा जिनका मेरिट होता है फिर उनकी सीवी को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। तो उसके लिए फिर आपको अगेन वो होती तो नीड बेस ये है, लेकिन आपके लिए मेरिट बेस बन जाती है, और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मेरिट बेस के लिए कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप है इंक्लूडिंग टीचिंग या फिर रिसर्च असिस्टेंटशिप, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए होगी, क्योंकि ये हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते अगर तो आपके पास इंटरमीडिएट या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री नहीं है। इसी तरह से अमेरिका में आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं अगर, तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही नहीं कर सकते अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है।
अनटिल अनलेस अगर आपका किसी ऐसे कंट्री से ताल्लुक है जो कि उनकी लिस्ट में पूरा होता है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आप अप्लाई नहीं कर सकते अमेरिका में विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये बात आप समझ लीजिए। सेकंड, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया यूनिवर्सिटीज की अपनी ओपन स्कॉलरशिप्स होती हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट फंडेड उसके अलावा गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफर करती है। अब हर स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको सबमिट करवाने होते हैं। बहुत सारी जगह पे आपको इवन मेडिकल भी सबमिट करवाना होता है। सो GRE, GMAT एंड सेट इज वन ऑफ दोज एग्जाम। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो मस्ट ही है, आपको हर जगह चाहिए होगी, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे टेस्ट भी आपको चाहिए होंगे अगर तो आप ओपन स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करता है। और बाज़ औकात अब थोड़ा सा ट्रेंड कम हो रहा है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में GRE को वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो कह रहे हैं कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास GRE है तो ये बहुत अच्छी बात है। कंपलसरी को उन्होंने हटा दिया है, लेकिन स्टिल वो लोग प्रेफर करते हैं GRE को। अच्छा, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने GRE नहीं दिया हुआ। सेकंड सेकंड ये है, ऑलराइट, इस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए था। सेकंड ये है रिसर्च एक्सपीरियंस और लीडरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपको रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि अगेन आपको अपनी प्रोफाइल सबमिट करवानी होती है स्कॉलरशिप्स पोर्टल्स के ऊपर। तो वहाँ भले से नीड बेस पोर्टल ही है, लेकिन आपकी अगेन मेरिट बेस पर ही आपकी सिलेक्शन हो रही होती है। तो वहाँ अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है या फिर कोई इस तरह का दूसरा एक्सपीरियंस है, आपने कोई पब्लिकेशन की हुई है, तो वो आपको चाहिए। मैं आपकी ये पे बात क्लियर कर दूं कि मेरी कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है अब तक भी, जब मुझे टीचिंग असिस्टेंटशिप ऑफर हुई है उससे पहले भी। सो इंशाल्लाह अब जब हमारी स्टडीज़ कंटिन्यू होंगी, अभी क्लासेस स्टार्ट होनी है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके बाद रिसर्च के ऊपर काम होगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई पब्लिकेशन नहीं है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग SOP। इस SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। CV चाहिए होती है और रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए करें, और फिर उसके बाद आप किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, लेट्स से फुल ब्राइट या फिर किसी और गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर। और फिर उसके थोड़े से आपको ड्रॉबैक्स भी फेस करने पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आप फुल ब्राइट स्टूडेंट हैं तो आपको वापस से आना पड़े पाकिस्तान। जब आप फिर वहाँ का एक कनेक्शन छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर होता ही है कि वापस जाना फिर मुश्किल हो जाता है, लोग आपको वहाँ भूल चुके होते हैं। और इसके साथ साथ फिर उनकी कोई डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि आपको एक चीज़ फॉलो करनी होती है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम जो प्रिपेयर करते हैं वो है रिसर्च या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप्स, जिसको हम कहते हैं RA या फिर TA। ये होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इसमें आप अगर तो आप रिसर्च असिस्टेंट हैं तो एक प्रोफेसर, फॉर एग्जांपल आपका डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का और उसमें मुख्तलिफ प्रोफेसर्स हैं, तो उसमें से एक प्रोफेसर आपको हायर कर ले पर्सनली, तो आपको जो फंडिंग देगा वो प्रोफेसर देगा, आपको जो स्कॉलरशिप देगा वो प्रोफेसर देगा, जो सारे फाइनेंसेस होंगे आपके, जो उस आपके कॉन्ट्रैक्ट में आते होंगे, वो सब प्रोफेसर फुलफिल करेगा खुद से। अच्छा, प्रोफेसर के पास फंडिंग कहाँ से आती है? प्रोफेसर को फंडिंग भी गवर्नमेंट देती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अमेरिका में रिसर्चेस को कोई ज़्यादा काम होता है, वहाँ रिसर्च फंडिंग ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जिनका काम ही है फंडिंग देना। उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास फंडिंग ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से आती है, सो उनका काम ही है फंडिंग देना। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर जाते हैं, अपना प्रपोजल सबमिट करवाते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो उस प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं और फिर वो समझते हैं कि इस पे काम होना चाहिए, तो वो उसको फंडिंग दे देते हैं। तो ये फंडिंग मिलियंस में होती है, और फिर साथ साथ एक टाइमलाइन भी दे देते हैं कि आपने जो प्रपोजल सबमिट करवाया है, ये हमने आपको फंडिंग दे दी है, अब इतने टाइमलाइन में, लेट्स से 2 साल में या फिर 3 साल में या फिर 1 साल में, ये आप इसको कंप्लीट करके इसका रिजल्ट हमें सबमिट करें। सो अब ये जो $2 मिलियन की प्रोफेसर को फंडिंग मिली है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, और फिर प्रोफेसर को एक प्रोफेसर शो के फैकल्टी मेंबर भी यूनिवर्सिटी का,
उसके पास डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे पढ़ाना भी है, उसे स्टूडेंट्स को भी हैंडल करना है, फिर उसे रिसर्च के ऊपर भी अगर काम करना है, तो फिर प्रोफेसर के लिए लाजिम हो जाता है कि वो किसी स्टूडेंट को हायर करे, जो जिससे प्रोफेसर साथ साथ टीच भी करता रहे और उसको रिसर्च भी उसको सिखाता जाए और करवाता जाए। तो जब आप प्रोफेसर के साथ रहते हुए रिसर्च करते हैं तो इसी में आपका मास्टर्स या पीएचडी भी हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपका मास्टर्स में एडमिशन है या पीएचडी में एडमिशन है कि आपका प्रोजेक्ट कितना लंबा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से फिर फंडिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। तो इस तरह से प्रोफेसर्स को फिर ज़रूरत होती है रिसर्च असिस्टेंट की। सो रिसर्च असिस्टेंट में का मेन काम होता है कि वो प्रोफेसर के साथ काम करें रिसर्च लैब के अंदर। इसमें रिसर्च लैब के अंदर वो कोई भी काम हो सकता है जो प्रोफेसर आपको कहें। मे बी वो आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का कह सकते हैं, मे बी वो आपको लैब इक्विपमेंट्स के ऊपर काम के ऊपर लगा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू ऑन प्रोफेसर। सेकेंड जो हमारे पास पोजीशन है वो है टीचिंग असिस्टेंटशिप की। सो टीचिंग असिस्टेंटशिप ये ऑफर करता है आपको डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी डायरेक्ट। सो इसमें आप इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फैकल्टी मेंबर आप डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, जिसमें आपके मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैब्स कंडक्ट करवाना और ग्रेडिंग करना और लेक्चर्स प्रेजेंट करना, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाना। स्टूडेंट में भी अंडर ग्रेजुएट हो सकते हैं। और इसी तरह से असाइनमेंट्स चेक करना या फिर ऑफिस वर्क करना, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे ही काम करने होंगे। अब आप कहें कि मैं पढ़ूँ या फिर मैं ये सारे काम करूँ, तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि ये काम होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही काम होते हैं जो आपको दिए जाएंगे। इसमें से 2 या 3 काम आपको दिए जाते हैं। सो ये आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सो अब बात हम ये कर लेते हैं कि जो आपके पास डिफरेंट स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि आपकी ट्यूशन फी वो कवर कर दे और आपको मंथली स्टाइपेंड देता रहे और आपका काम सिर्फ बैठ के पढ़ना हो। तो फिर आप इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी आप एक ग्रेजुएट असिस्टेंट का काम ही क्यों करें। ये रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट, इसको हम कंबाइन तौर पर ग्रेजुएट असिस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये दोनों पोजीशन ऑफर की जाती हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, यानी मास्टर्स या फिर पीएचडी के स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती हैं। सो अगेन मेरा वही सवाल आ जाता है कि अगर तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि बस आप पढ़ें और आपकी फीस दे दी जाए और आपको मंथली स्टाइपेंड दे दिया जाए, तो फिर इसके बाद आपको ज़रूरत ही क्या है कि आप डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के अंडर काम करें या फिर आप किसी या फिर आप डिपार्टमेंट के अंडर काम करें और आप मंथली सैलरी लें। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जब आप एक ग्रेजुएट असिस्टेंट होते हैं तो आपकी ट्यूशन फी आपको फुल वेव कर दी जाती है, जबकि दूसरी स्कॉलरशिप्स में फुल ट्यूशन फी वेव करने का ऑप्शन थोड़ा कम ही देखा जाता है। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं फुल ब्राइट के, जो मैंने आपको बताया कि वो आपको बेशक आपको वो फुल ट्यूशन फीस में वेव हो जाती है, लेकिन आपको अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वापस आना होता है लाजमी तौर पर। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अभी जब आप वापस आते हैं तो लेट्स से अमेरिका में फिर आपके सारे जो कनेक्शंस थे जिन्होंने आपको आगे लेके जाना था, करियर आपका आगे बढ़ाना था, वो सब ब्लॉक हो जाता है। सो फुल ट्यूशन फी आपका वेव कर देते हैं। सेकेंड, इसमें अच्छा फुल के साथ साथ पार्शल भी होता है, लेकिन ये पार्शल कम ही होता है, ज़्यादातर फुल ही रहता है। सेकेंड, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ये लिविंग एक्सपेंसेस के लिए मंथली स्टाइपेंड इनफ होता है दूसरी स्कॉलरशिप्स के मुकाबले में। दूसरी स्कॉलरशिप्स में एक तो ये है कि वहाँ पे फुल ट्यूशन फी वेवर मुश्किल से मिलता है और सेकेंड वहाँ पे मंथली स्टाइपेंड थोड़ा कम होता है। सो जबकि यहाँ पे ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप में आपके लिविंग एक्सपेंसेस के साथ साथ आपके बुक्स का एक्सपेंसेस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर हो जाती है। और एक एवरेज जो स्टाइपेंड है ग्रेजुएट असिस्टेंट का अमेरिका में, वो है $200। आई एम सॉरी, $2000। सो $2000 को आप PKR में कन्वर्ट कर लीजिए एंड इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्टाइपेंड, आई वुड से इट्स योर सैलरी। सो इसको आप
कन्वर्ट कर लीजिए पीकेआर में, और वहाँ पे खर्चा इतना नहीं होता। वहाँ पे सबसे बड़ा जो खर्चा है वो सिर्फ एक आपका रेंट का है, दैट इज अराउंड $500। वहाँ पे ग्रोसरीज में इतना ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता। एक एवरेज स्टूडेंट पाकिस्तान से जो है और एक मीडिया फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वैसे ही पाकिस्तान इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। सो $100 to $200 में आपकी पूरे महीने की ग्रोसरी हो जाती है। देन हेल्थ इंश्योरेंस साल में एक दफ़ा आप बाई करते हैं तो वो आपको हर महीने या फिर पूरे साल आपको उसको पे नहीं करते रहना होता, एक दफ़ा बाई की जाती है वो। इसके अलावा बस जो आपका स्टाइपेंड मिलता है इसमें अब अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा इसमें टैक्स डिडक्ट होता है आपका, जो कि स्टूडेंट होने की वजह से आपका वो टैक्स भी कम हो जाता है। और टैक्स डिडक्शन अमेरिका में वैसे ही यूरोप के मुकाबले में बहुत कम है। सो अराउंड अगर आप बहुत अच्छे से रहें, बहुत अच्छे घर में रहें और आप बहुत अच्छे अपनी ग्रोसरीज के ऊपर खर्च करें, बाकी दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो भी आपका जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं मंथली वो $1000 होते हैं, अगर आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें। सो स्टिल आपके पास $1000 आपकी सेविंग में है। सो अगर तो आप चाहें आप उसको सेव कर लें, अगर आप चाहें तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। सो अगेन इट्स अ विन विन पोजीशन। तो सबसे पहले तो हमारी ये बात हो गई कि इसके जो बेनिफिट्स हैं ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप के, वो दूसरी स्कॉलरशिप्स के ऊपर ज़्यादा के मुकाबले में ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये है कि आप एक ग्रेजुएट असिस्टेंट है दैट लुक्स गुड ऑन योर सीवी एज कम्पेयर टू कि आप एक फुल ब्राइट स्टूडेंट है, क्योंकि फुल ब्राइट स्टूडेंट के बारे में सब जानते हैं कि ये, आई एम सॉरी टू से, खरात के स्टूडेंट्स हैं, ये खरात के उस पर ये गए हुए हैं। सो आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ये आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आप एक ग्रेजुएट असिस्टेंट हैं। सो इसके साथ साथ जब आप काम करते हैं तो आपको एकेडमिक और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलता है, आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। कनेक्शंस बिल्ड होने के साथ साथ आप क्या कर पाते हैं कि आप पब्लिकेशंस को डील कर पाते हैं, जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं आप उसमें को ऑथर्स की तरफ जाते हैं। जबकि आप अगर तो दूसरे स्कॉलरशिप्स के ऊपर जाएं, आपके कनेक्शंस प्रोफेसर से नहीं बिल्ड हो पाते और बाकी दूसरी चीज़ों से, सो आप इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। सो ये बेहतर क्यों है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी ही कि ये बेहतर क्यों है। सबसे पहले तो ऑफर डायरेक्टली बाय द प्रोफेसर और द डिपार्टमेंट, तो ये मोर फ्लेक्सिबल होती है। यानी आप यूँ समझिए कि जब आप प्रोफेसर को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाते हैं। आप इतनी जो अभी हमने कहा कि आपको फिर अपनी सीवी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं रहती। और फिर आपके कनेक्शन जब ज़्यादा होते हैं तो फिर अगर आप पीएचडी करना चाहें तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या फिर अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहें तो उसके भी ग्रोथ के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। नो रिटर्न टू होम का मतलब ये है कि आप अपने करियर को आराम से 3-4 साल अपने बना के अगर जब आप चाहें तब आप वापस आ सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि नहीं आपको वापस नहीं आना है। और इसी तरह से आप एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि ये सब अचीव कैसे करना है। इतना तो हमने देख लिया कि यूरोप से ज़्यादा बेहतर है कि आप यूएस जाएं, क्योंकि अगर आपको अपनी ज़िंदगी कुछ साल लगाने ही हैं करियर को ग्रो करने के लिए, सो आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर हमने ये भी देख लिया कि यूएस जाने के जो दो तरीके हैं कि या तो आप डायरेक्टली जॉब के ऊपर जाएं या फिर आप पढ़ने के लिए जाएं। उसमें से ज़्यादा बेहतर है कि आप वहाँ पे पहले F1 वीज़ा के ऊपर जाएं, दैट इज स्टूडेंट वीज़ा। मसला ये होता है कि आप डायरेक्टली जॉब के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन यूएस का वर्क कल्चर डिफरेंट है, वहाँ पे वर्क एथिक्स पाकिस्तान से डिफरेंट है। और सो अगर तो आप यहाँ से जाएंगे डायरेक्टली तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे नहीं जा सकेंगे फर्स्ट, और सेकंड अगर आप अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको वहाँ का कल्चर नहीं पता। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा पहले वहाँ जाएं, वहाँ के कल्चर को समझें और फिर उसके बाद आप अप्लाई कीजिए जॉब्स के लिए। सो अब फिर हमने इसमें से देखा कि अगर आपको स्कॉलरशिप में ही जाना है तो कौन से स्कॉलरशिप पे जाना ज़्यादा बेहतर है। मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स में से सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप एज अ ग्रेजुएट असिस्टेंट जाइए। सो ग्रेजुएट असिस्टेंट के लिए जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक सर्टेन, वो तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आसान है वो बनस्बत बाकी बाकी क्राइटेरियाज के। तो सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं,
यू नीड टू लर्न द कोडिंग, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आने के साथ साथ अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल एक नॉन सीएस स्टूडेंट है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स वर्क में नहीं पढ़ाई गई है, सो उसके ट्रांसक्रिप्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कोर्स मेंशन नहीं है, सो अब वो कैसे प्रूव करेगा कि मुझे प्रोग्रामिंग आती है? क्या वो ये कहेगा कि मैंने ऑनलाइन खुद से प्रोग्रामिंग सीखी थी? नहीं, ये कहना आपको समझते हैं कि इतना ज़्यादा वर्दी नहीं है। इसके इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कोडिंग सीखें। लीड कोड एक वेबसाइट है, उस पर कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर आप उस प्रोफाइल को अपनी प्रेजेंट कीजिए कि ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने लीड कोड के इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो वो प्रोफाइल आपकी जस्टिफाई करेगी या प्रूफ देगी कि आपको कोडिंग आती है। सेकंड, आपको ऑनलाइन कोर्सेज में जाना है। सॉरी, मैं अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स को रिव्यू नहीं कर सकी। इट्स नॉट अ कोर्सेज, इट्स आपको ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में जाना है, क्योंकि आप अपनी सीवी प्रोफेसर के आगे या यूनिवर्सिटी के आगे सिर्फ एक एफवाईपी के साथ पेश नहीं कर सकते, और सिर्फ एक एफवाईपी की बेसिस के ऊपर कोई भी आपको स्कॉलरशिप या फंडिंग नहीं देगा। याद रखें, हम यहाँ पे करोड़ों की स्कॉलरशिप की बात करें। अगर तो एक प्रोफेसर या एक डिपार्टमेंट आपको फंडिंग देगा तो वो कोई छोटी मोटी फंडिंग नहीं है, वो आपको पूरे लेट्स से 1 साल का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, तो परेशान नहीं होना आपको। लेकिन वो आपको करोड़ों की स्कॉलरशिप्स वो 1 साल में आपको ऑफर करता है, वो आपको करोड़ों रुपए देता है, तो वो ऐसे ही नहीं दे देगा आपको। उसके लिए आपके पास आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपको दे दी जाए। सो एक हमारे हम ये करने आपको करना होता है कि इंटरनेशनल हैकाथॉन पे जाना होता है। इंटरनेशनल हैकाथॉन्स की एक वेबसाइट है, दैट इज लैब एआई। यहाँ पे तकरीबन हर रोज ही, हर वक्त ही कोई ना कोई हैकाथॉन चल रहा होता है। सो वहाँ पे आप जाते हैं, वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, इंटरनेशनल हैकाथॉन पोस्ट किया जाता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको पूरी प्रोडक्ट बनानी होती है। सो आप इंटरनेशनल टीम्स वहाँ पे सर्च करते हैं और इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम करके आप वो पूरी प्रोडक्ट 3 दिन या फिर 1 हफ्ता या फिर 2 दिन, जितना भी आपको टाइम अलॉट किया जाता है, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। तो जितना भी आपको वेबसाइट टाइम अलॉट करती है, आप उसके बेसिस के ऊपर उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं, सबमिट कराते हैं। आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाते हैं तो फिर ये है कि वहाँ पे विनर अनाउंस होते हैं हर हैकाथॉन का। अगर तो आप विनर हो जाते हैं तो ये भी अगेन आपके सीवी के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। सेकंड, आपको विनर प्राइजेस भी मिलते हैं। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4000 से 6000 के दरमियान, $6000 के दरमियान ये साइज वेरी करता है। अगर टीम मेंबर्स के दरमियान फिर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो अगेन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग एज वेल। सेकेंड ये है कि आपकी सीवी की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आप जाके यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करते हैं कि मैं इंटरनेशनल हैकाथॉन में गया, वहाँ मैंने इंटरनेशनल टीम के साथ काम किया। तो ये शो करता है कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम कर सकते हैं। आप एक किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सिर्फ आपका ताल्लुक नहीं है। और फिर आपने फिर ये कहा कि इतना काम करने के बाद मैंने ये विन भी किया। और फिर सेकंड ये है कि ये जो लैब एआई वेबसाइट है, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो एक अच्छी पोजीशंस के लोग होते हैं। मैंने खुद जो काम किया वो नाइजीरिया की कंपनी के सीईओ के साथ मैंने एक हैकाथॉन में काम किया, एंड नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ हिज कंपनी। आप मुझे एक और बात बताइए कि हमारे पास 6 o'clock तक का ही टाइम है या हम अपना सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं? हम सेशन एक्सटेंड कर सकते हैं, आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच। हैकाथॉन्स में आप प्रोफेसर्स आते हैं वहाँ पे। मैंने खुद वहाँ पे कनाडा के एक प्रोफेसर के साथ काम किया। काफ़ी हैकाथॉन्स मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3-4 हैकाथॉन्स उनके साथ मैंने किए। प्रोफेसर्स आते हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आते हैं, सीईओज आते हैं। तो जब आप उनके साथ काम करते हैं और एक प्रोडक्ट कंप्लीट करते हैं, आपका उनके साथ कनेक्शन बिल्ड होता है। आप उनसे LOR, दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपको यूएस के अंदर जो स्कॉलरशिप डिसाइड की जाती है कि आपको स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी है, इट्स ओनली बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स।
जीपीए का भी इसमें थोड़ा बहुत फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जीपीए 3 से कम है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। सो जीपीए भी थोड़ी बहुत मैटर करती है इस मामले में। लेकिन जीपीए के साथ अगर कोई और फैक्टर मैटर करता है तो दैट इज योर एसओपी एंड योर इंटरनेशनल रिकमेंडेशन लेटर्स देखे जाते हैं। यानी आप अपनी सीवी तो बिल्ड कर लेते हैं, आप उसमें प्रोजेक्ट्स पर्सनल डाल लेते हैं, आप उसमें हैकाथॉन्स भी डाल लेंगे, आप अपनी गिटहब की प्रोफाइल भी उसमें डाल लेंगे। सीवी में आप ये कर सकते हैं ना एज अ फ्रेश ग्रेजुएट कि आपके पास ग्रेजुएट के आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके पास एफआईपी है, देन आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स उसमें डाल दिए जो आपने यूनिवर्सिटी से हट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, यूनिवर्सिटी ने आपको नहीं कराए, देन उसमें आपने वॉलंटियर वर्क डाल दिया और देन आपने उसमें स्किल्स डाल दी। इसके अलावा तो और कुछ एक रेज्यूमे में नहीं मिल सकता। आई एम सॉरी, आई एम कॉन्स्टेंटली यूजिंग द वर्ड सीवी। स्टूडेंट के पास जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वो एक सीवी नहीं होता बल्कि वो एक रेज्यूमे होती है। सो आप अपने रेज्यूमे में से ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकते एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। सो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाने के बाद आपको मिलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जब आप अपनी एप्लीकेशन में इंटरनेशनल LORs डालते हैं सो आप स्टैंड आउट करते हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप है, इवन के ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप भी है, इसके लिए सिर्फ एक आप अकेले अप्लाई नहीं कर रहे। अमेरिका में एक सिंगल प्रोफेसर को ऑन एवरेज दिन में 50 एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं। 50 लोग उससे कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं एक दिन में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन हमसे कहीं ज्यादा है और पूरा इंडिया काम ही यही कर रहा होता है। आप अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले, इंडियंस आपको भरे हुए नजर आएंगे। इसी तरह से बाकी दुनिया के लोग भी तो हैं जिन्हें अमेरिका जाना है, सिर्फ आप थोड़ी हैं। यूरोप में भी लोगों को जाना है और फिर खुद अमेरिका के अपने स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई करेंगे। तो आपके पास एक क्लियर जवाब होना चाहिए इस सवाल का कि प्रोफेसर इन तमाम स्टूडेंट्स को छोड़ के आपको क्यों सिलेक्ट करे, या यूनिवर्सिटी इन तमाम स्टूडेंट्स को छोड़कर इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन या फिर ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट साइड के डिफरेंट स्टूडेंट्स को छोड़कर आपको क्यों सिलेक्ट करे। और ये सवाल का जवाब के लिए आपके लिए ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको तैयार करेगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, हार्वर्ड CS50 कंपटीशन होता है कोडिंग का, आपको उसमें जाना है। स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस कंपटीशन नहीं है, स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस स्टैनफोर्ड का एक कोर्स है। उसमें आपको करना होगा कि वॉलंटियरली आपको पढ़ाना होता है सेक्शन लीडर के तौर पे। जब आप अपने सीवी के ऊपर ये लिखते हैं कि आपने स्टैनफोर्ड के में कोडिंग पढ़ाई हुई है एज अ सेक्शन लीडर, तो ये डेफिनेटली आपको बाकी तमाम स्टूडेंट्स से ऊपर ले जाता है। इसी तरह से जब आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे अवार्ड लेते हैं या पोजीशन आपकी आती है, या फिर अगर नहीं भी आती, आप ये कहते हैं कि आपने इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में काम किया हुआ है, आपने इतनी प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं। हम प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। आपने इतनी प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं, आपने इतने इंटरनेशनल लोगों के साथ काम किया हुआ है, आपके पास इतने इंटरनेशनल रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, तो ये आपके प्रोफाइल को स्टैंड आउट कर देता है। और ये सारी चीज़ें प्रोफेसर को या फिर यूनिवर्सिटी को सोचने में मजबूर कर देती हैं कि आप ही को सिलेक्ट करना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने और भी दूसरे मैटर हैकर का थे या फिर एडवेंट ऑफ कोड है, इस तरह के जो प्रेस्टिजियस कंपटीशन हैं कोडिंग के जिन्हें पूरी दुनिया में कंसिडर किया जाता है, वो मेंशन किए हुए हैं, तो आपको उसमें जाना होगा। देन सेकंड ये है कि एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आप इन सब कोड आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये भी बात मैं आपको बता दूं कि आप फेल हो जाएंगे, आप इसमें परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो जब आप इसमें परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड कोडिंग टेस्ट के लिए कि भाई मुझे स्टैनफोर्ड में पढ़ाना है, उसके लिए जब आप एप्लीकेशन देंगे तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है एप्लीकेशन तैयार कैसे करनी है, आपको पता नहीं है कि आपने कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और हो नहीं सकता, बहुत सारे लोग की रिजेक्ट होती है। आप हार्वर्ड CS50 में जाएं, आप पजल्स सॉल्व नहीं कर सकें क्योंकि आपको करने नहीं आते। इसी तरह से आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाएं, आपको टीम ही ना मिले क्योंकि आपको टीम नहीं ढूंढनी आती, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। इसी तरह से आप मेटा हैकर कप में जाएं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे तो आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा।
सेम एज गूगल जेम कोड एंड कैगल कंपटीशन एंड ऑल अदर दैट। तो जब आप जाते ही यहाँ पे फेल हो जाएंगे तो फिर आप कौन से LORs लेंगे और कौन से सर्टिफिकेट्स अपने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को भी फुलफिल करने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए। लेट मी टेल यू दैट आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको सिखाए कि हार्वर्ड CS50 में आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस के लिए आपको किस तरह से एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है, कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में इंटरनेशनल टीम्स को सर्च कैसे करना है, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, मेटा हैकर अपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सो ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर अभी आप इस वक्त जाएंगे और फिर आप शुरू में ही आप फेल हो जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फिर इसको छोड़ दें। याद रहे कि अगर तो ये सारा प्रोसेस इतना ज़्यादा आसान होता तो पूरा पाकिस्तान अभी जर्मनी या फिर इटली जाने के बजाय अमेरिका जा रहा होता। लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है अगर आप राइट डायरेक्शन में रहें। ऑल यू नीड इज़ अ कम्युनिटी। सो मेरा ताल्लुक जो है वो iCode Guru से है। iCode Guru एक कम्युनिटी है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इसमें 100% तमाम चीज़ें फ्री हैं, तो किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं है। और वो कम्युनिटी आपको कोडिंग से लेके लीड कोड से लेके तमाम ऐसी स्किल्स सिखाते हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए और फिर स्कॉलरशिप लेने के बाद आपको आगे करियर में लेके जाती हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अपने प्रोफाइल को अकेले स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकेंगे, आपको एक कम्युनिटी चाहिए जो कि आपको सारी चीज़ें करवा सके। सो नेक्स्ट इज के आपने अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर ली, ये ठीक ऐसा ही है जैसे जब ओलंपिक्स होते हैं तो एथलीट्स ऐसे नहीं करते कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के बाद वो कहें कि जब अब हम सिलेक्ट हो गए, हमने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो अब हम है ना तैयारी शुरू करेंगे कि मैच जब हमारे कंपटीशन है तो उससे 2-4 दिन पहले हम तैयारी कर लें। बल्कि होता ये है कि आपको ओलंपिक्स के स्टार्ट होने से बहुत पहले अपने आप को स्ट्रेच में बनाना होता है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप में, इवन कि अगर फुल ब्राइट में भी आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर प्रोफेसर एज अ ग्रेजुएट असिस्टेंट आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको अपने प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, वरना तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर प्रोफाइल के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड प्रोफेसर फॉर RA या फिर GA। सो वंस आपने अपनी प्रोफाइल को पॉलिश कर लिया है तो उसके बाद फिर आपका काम होगा कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाइए। वहाँ पे आप अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो कंप्यूटर साइंस की अलग से फैकल्टी लिस्ट होगी, आप उस फैकल्टी लिस्ट में से जाइए और प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट देखें। तो जिस प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से रेजोनेट कर रहा है, आप उनको ईमेल करें। अब ईमेल किस तरह से लिखनी है और प्रोफेसर को ढूंढना कैसे है, कौन से प्रोफेसर को ईमेल करनी है और कौन से प्रोफेसर को ईमेल नहीं करनी, ये भी सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और ये सब वो अलग अलग टॉपिक्स हैं। लिटरली एक ईमेल कैसे राइट करनी है, सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर 1 घंटे का वेबिनार अलग से दिया जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, या फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कैसे लेने हैं और उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए जो आपको लेना है, ये सब सीखने के लिए आपको अगेन iCode Guru के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस 1 साल का है। अमेरिका में एडमिशन्स 1 साल पहले होते हैं। अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन होगा 2026 में। मेरा एडमिशन तो 2025 अगस्त में हुआ है। अगस्त की में मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं। सो मैंने अप्लाई किया था 2024 में। इस सारे प्रोसेस में 1 साल लगता है और फिर उस 2024 में मेरी ग्रेजुएशन 2023 की है। सो 2024 से पहले 1 साल मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगाया था, जिससे मैंने यही सारी चीज़ें अचीव की जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स के एक कम्युनिटी के बिना जो कि iCode Guru काम कर रहा है, iCode Guru के बिना ये अचीव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको हर एक छोटे छोटे स्टेप के ऊपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आपको नहीं पता कि ईमेल कैसे लिखना है,
और किस ईमेल के ऊपर प्रोफेसर आपको रिप्लाई करेंगे और किस ईमेल को प्रोफेसर खोल के भी नहीं देखेंगे। ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ती हैं और ये सब आपका बिल्कुल फ्री में सिखा रहा होता है। सो आप ये प्रोफेसर को ईमेल करते हैं। सो प्रोफेसर आपकी ईमेल, आपकी सीवी देखते हैं और फिर प्रोफेसर को आपकी सीवी समझ आती है तो वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू अब आपके प्रोफेसर है कि वो आपसे क्या पूछना चाहें या क्या पूछना नहीं चाहें। सो यानी जब आप प्रोफेसर को अग्री कर लेते हैं कि यू आर अ गुड कैंडिडेट, सो फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपको फंडिंग, चूंकि प्रोफेसर साहब से आपकी पहले ही बात हो चुकी होती है, प्रोफेसर आपको पहले ही बताता है, तो इस तरह से अब अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ की देखिए 4000 हैं। हम प्रोफेसर से पहले बात इसलिए करते हैं क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होती है, जो कि वेरी करती है फ्रॉम $30 to $100। बीइंग अ पाकिस्तानी हम इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं दे सकते। तो ज़्यादा सेफ साइड क्या है कि आप पहले प्रोफेसर से बात कर लें, प्रोफेसर कहें कि हाँ आपकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, मैं आपको एज ए स्टूडेंट अपने पास रखना चाहूँगा बिल्कुल, तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। उस यूनिवर्सिटी में भी हम कोशिश करते हैं कि हमें एप्लीकेशन फ़ी वेवर ना देना पड़े। मेरी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस थी $100, जो कि मैंने नहीं दी थी क्योंकि मुझे फ़ी वेवर मिल गया था। सो हम कोशिश करते हैं कि हमें फ़ी वेवर दे दें अगेन। फ़ी वेवर कैसे लेना है एप्लीकेशन फ़ी का, वो भी आपका एयरपोर्ट गुरु ही बताएगा। अगर तो आपको फ़ी वेवर नहीं भी मिलता तो भी प्रोफेसर से आपकी बात हुई है, सिर्फ आपको एक ही जगह फ़ीस पे करनी है, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस है। प्रोफेसर फिर आपका एडमिशन करवा देता है और आपको फंडिंग भी अरेंज करवा देता है। इस तरह से आपकी बहुत सारी एफर्ट्स बच जाती हैं। ये एक छोटा-सा आपका रोड मैप था। जब आप फिर प्रोफेसर के साथ काम करते हैं, अच्छा प्रोफेसर किस तरह से सर्च करना है, उसके लिए आपको पहले तो फैकल्टी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट मौजूद है, फिर प्रोफेसर की प्रोफाइल आप गूगल स्कॉलर के ऊपर सर्च कर सकते हैं, रिसर्च गेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। वहाँ के ऊपर उनके रिसेंट पब्लिकेशंस देख के आप प्रोफेसर को ये एक अच्छी सी ईमेल तैयार कर सकते हैं और उनको इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि वो आपके साथ काम करें। फिर एक एप्लीकेशन प्रोसेस भी होता है, यानी आपने प्रोफेसर को एग्री कर लिया, प्रोफेसर कहते हैं ठीक है आप अप्लाई करें, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सबसे पहले उसमें आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है कि सोनली इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका एडमिशन भी हो सकता है और आपका एडमिशन आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसके आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और इसके लिए अगेन आपको गुरु की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से, ना सिर्फ आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह से एसओपी राइट करना है, बल्कि आप जो एसओपी लिखेंगे उसको रिव्यू भी किया जाएगा। और कोई नॉर्मल लोग नहीं रिव्यू कर रहे होंगे, वहाँ पे सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स रिव्यू कर रहे होंगे। सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक एरिया का नाम है जहाँ पे दुनिया के 90% टेक कंपनीज मौजूद हैं। सो आई एम सॉरी अगर आपको मेरे बैकग्राउंड वॉइसेस आ रहे हैं तो। एनीवेज, आप इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स वो लोग रिव्यू कर रहे होंगे कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा, जो खुद स्कॉलरशिप अचीव कर चुके हैं और फिर स्कॉलरशिप अचीव करने के बाद अमेरिका में अपने करियर्स को परस्यू कर रहे हैं। फिर आपके एकेडमिक सीवी चूंकि आप लिखेंगे तो आपकी सीवी भी रिव्यू होती है। आपके सीवी के ऊपर भी बताया जाता है कि आपने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है, इसको यहाँ नहीं यहाँ मेंशन करना चाहिए था, आपकी ये चीज़ एक्स्ट्रा, इसको हटा दीजिए। फॉर्मेट आपको बताया जाता है कि कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है और सीवी में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ये सब आपको बताया जाता है। इसी तरह से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये तो आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको गाइड किया जाएगा कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने कैसे हैं। जब आपके पास इंटरनेशनली कोई ऐसे लोग आ जाएं जो राजी हो जाएं कि वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देंगे, तो फिर आपको बताया जाता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें उस लेटर में लिखवानी है। एक्चुअली लिखवानी नहीं, लिखनी है, क्योंकि हम किसी को पर भी इतना बर्डन नहीं डालते कि हम उसे क्या हमें लेटर लिख के दें। हम उन्हें ड्राफ्ट सेंड कर देते हैं कि हमने ये लिखा है, आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो आप बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन आप इसको अप्रूव कर दीजिए। देन आपकी ट्रांसक्रिप्ट या फिर ऑफिस या फिर सर्टिफिकेट्स, अगेन सर्टिफिकेट्स के लिए भी आपको अप्रूव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो सारे मैंने आपको प्रेस्टिजियस इवेंट्स के नाम बताए हैं, एडवेंट ऑफ कोड, बेटा हैकर का कोड इन प्लेस एंड CS50 गूगल जेम कोड, ये और इसके अलावा इंटरनेशनल हैकाथॉन, इन सब के सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं जो कि आईकोड आपको अचीव करवाता है। मेरे पास भी है सारे सर्टिफिकेट्स।
आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको गुरु बिल्ड करवाते हैं। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर एक्सेस नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप टेक्निकल वर्ल्ड में अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। लिंक्डइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो आईकुड गुरु आपके लिंक्डइन भी प्रिपेयर करवाता है। सेकंड, आईकुड गुरु आपके इन सारी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी पॉलिश करवाता है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि आई एम नॉट सम काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर समवन, यानी मैंने कभी भी किसी को भी प्रमोट करना पसंद नहीं किया है और मैंने कभी किसी को प्रमोट किया भी नहीं है। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली आईकुड गुरु के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया है और अब मैं खुद एक चलती फिरती एडवर्टीजमेंट बन चुकी हूँ। क्योंकि अभी अगर मैं इस जगह पर मौजूद हूँ कि मेरा एडमिशन हो चुका है और मैं अपने ड्रीम्स को परसू करने के लिए जा रही हूँ, तो इसका मुकम्मल तौर पर क्रेडिट आईकुड गुरु को जाता है। क्योंकि अगर तो उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया होता, मुझे तमाम चीज़ें हर स्टेप पे उन्होंने मुझे नहीं बताया, तो मैं कभी इसको अचीव नहीं कर पाती। मेरी इस प्रोफाइल में इंटरनेशनली कुछ नहीं होता। अभी अमेरिका में जॉब के साथ साथ मेरी नाइजीरिया में भी जॉब है, इंटरनेशनल जॉब, जो कि इससे काफ़ी पहले की 2024 में वो स्टार्ट हो गई थी। या इन दिसंबर 2023 से एक्चुअली। सो ऑफ कोर्स अभी वो मुझे छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आप F1 वीज़ा के ऊपर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन अगेन वो तो ज़्यादा बेहतर ही है। सो अगर तो आप स्कॉलरशिप्स नहीं भी लेना चाहते, अगर तो आप स्कॉलरशिप्स नहीं भी लेना चाहते या फिर आगे पढ़ना नहीं भी चाहते, तो भी आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं तो नेक्स्ट आपने करना होता है कि यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। यस। सो फिर एप्लीकेशन पोर्टल होता है, उसमें आपने अपना अकाउंट बनाना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डालने होते हैं और उसके अलावा कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी वहाँ जाती है। सो यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करती है। रिव्यू का प्रोसेस ये होता है कि एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल आपने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में अप्लाई किया है, तो आपकी एप्लीकेशन को वो CS डिपार्टमेंट में भेज देगी। फिर CS डिपार्टमेंट में जो भी प्रोफेसर्स हैं वो सब बैठेंगे और वो कहेंगे कि ये स्टूडेंट की ये प्रोफाइल है, तो क्या कोई ऐसा प्रोफेसर है जो उस स्टूडेंट को हायर करना चाहता है इसकी प्रोफाइल की बेस के ऊपर, चूंकि आपके प्रोफेसर से पहले ही बात हुई भी होती है। तो प्रोफेसर वहाँ पे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को बता देता है कि हाँ, ये मेरे इस स्टूडेंट को मैं हायर करना चाहता हूँ और मेरी इस स्टूडेंट से पहले से ही बात हुई हुई है। सो इस तरह से फिर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है। जबकि अगर आप प्रोफेसर से बात किए बिना डायरेक्टली अप्लाई करें तो आपके चांसेस एडमिशन्स के थोड़े कम हो जाते हैं कि फिर आपकी प्रोफाइल को या आपकी एप्लीकेशन को बाकी तमाम एप्लीकेशंस की तरह देखा जाता है, जिस तरह से अमेरिकन जिस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं या फिर बाकी दूसरे स्टूडेंट्स की जो प्रोफेसर से कांटेक्ट नहीं करते और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं। तो फिर उन सबको फिर एक ही जगह उनकी एप्लीकेशंस को रखा जाता है और फिर उनको जर्नली ओवरव्यू किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रोफेसर नहीं होता जो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को हायर कर सकते हैं, तो इस तरह से उनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो प्रोफेसर को कांटेक्ट करने के 2 फायदे आपके पास आ गए हैं। एक तो ये है कि आपको एप्लीकेशन फीस में आपकी थोड़ी सी बचत हो जाती है और सेकंड, आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इस तरह से फिर आपका पूरा एडमिशन हो जाता है। ये पूरी आपकी स्टोरी है। नेक्स्ट आपका Q&A सेशन है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उसको ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो बेस्ट एडवाइस है जो आज की क्लास में या आज के वेबिनार में मैं आपको दे सकती हूँ वो है कि आप आईकुड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इसका ये सब आप यूँ समझ लीजिए कि ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं। इसमें से हर स्टेप को आपको डीपली जाके उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको DSA भी आना चाहिए। DSA यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता और फिर लीड कोड तो करवाया ही नहीं जाता बस बिल्कुल सिरे से। अगर आप CS के स्टूडेंट्स हैं और आपको लीड कोड नहीं आता, आपकी गिटहब प्रेजेंस बहुत कम है, लीड कोड के क्वेश्चन आपने जीरो सॉल्व किए हुए, तो टेक्निकल वर्जन आपके कोई वर्थ नहीं है। सो अब इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है, आप स्कॉलरशिप फंड करने के बाद, वैसे तो आप किसी और जगह पे जाना चाहें
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं अमेरिका में, बहुत सारी आपके लिए जॉब्स हैं और हाई पेइंग जॉब हैं जो कि आप वहाँ पे अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। लेकिन आईकॉन ग्रुप पर इंकरेज किया जाता है कि आप टेक जायंट्स को टारगेट कीजिए, आप फैंग को टारगेट कीजिए, जो बड़ी कंपनीज है लाइक फेसबुक, गूगल, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, इनको आप टारगेट कीजिए क्योंकि इनके पे स्केल बहुत ज्यादा होता है। जो कि मैं आपको कह रही थी, एंट्री लेवल की जो पोजीशन है उसका पे स्केल है 7 lakhs पर मंथ PKR में। ये एंट्री लेवल पोजीशन के लिए है। और जब आप आगे जाते हैं करियर में ग्रो करते हैं तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से फिर ग्रो करती है। तो ये आपके पास सबसे एक हाउ डू वी से दैट एक आसान तरीका है और एक शॉर्ट तरीका है आप करियर में आप ग्रो करने का। जी, अब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए। यू आर Thank फ्री you टू so अनम्यूट much. योरसेल्फ। Thank you so much, Miss Mania, for taking your precious time out for us. अब किसी का अगर क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो पूछिए। Okay, so we have a question from someone. क्या हम आपकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आईकॉन गुरु को ज्वाइन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, मैं भी इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ सिर्फ एक, लेकिन आईकॉन गुरु को जो लोग लीड कर रहे हैं, आईकॉन गुरु के जो फाउंडर हैं वो खुद सिलिकॉन वैली में एक इंजीनियर हैं। सो वो खुद अमेरिका में मौजूद है, उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें दी हैं। तो जब आप किसी के पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, उन्होंने ही हमें गाइड किया तो हम भी उन्हीं की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। और आईकॉन गुरु में इस साल जो लोग अमेरिका जा रहे हैं वो 40+ स्टूडेंट्स हैं। सो आपको, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे देखना चाहिए आपको कि कितने लोग हैं जो इस साल अमेरिका जा रहे हैं, या फिर कितने लोग हैं जो बाहर ही जा रहे हैं चले अब्रॉड स्कॉलरशिप के ऊपर। एटलीस्ट वो 40+, इट्स अराउंड 50, यानी कि 45+ का नंबर है। आई एम नॉट श्योर 48 स्टूडेंट्स या फिर टोटल 49 स्टूडेंट्स हैं। सो इसको ज्वाइन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आप www.icodeguru.join के ऊपर जाइए, सिर्फ ज्वाइन आईकोड गुरु आप गूगल के ऊपर लिख लीजिए तो आपको आईकोड गुरु की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। एक छोटा सा आपकी पर्सनल डिटेल का फॉर्म होगा जिसमें वो आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका नाम और आपका ईमेल एड्रेस आपसे मांगा जाएगा, और लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपसे मांगी जाएगी। तो आप वहाँ पे वो सबमिट कर दीजिएगा गूगल फॉर्म में। तो फिर आप आईकोड गुरु वो आपको एक ईमेल सेंड करेंगे जिसमें वो आपको आईकोड गुरु में ज्वाइन का इन्विटेशन दे देंगे। और फीस किसी किस्म की आपको कुछ भी नहीं देनी। जोहा, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं जोहा? अच्छा, मॉडरेटर्स जो हैं वो जोहा कुछ कहना चाह रही हैं और लेकिन वो अपने आप को म्यूट नहीं कर पा रही हैं। सो प्लीज म्यूट हरसेल्फ। और वेबसाइट का नाम है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, आईकोड गुरु। आप गूगल के ऊपर ज्वाइन है, बल्कि मैं आपको इसका लिंक भी दे देती हूँ। लेकिन आपसे अगर लिंक मिस हो जाए तो आप गूगल पे सिर्फ ज्वाइन आईकोड गुरु सर्च कर लेंगे तो वेबसाइट को दिया जाएगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है। Okay, so Vania, first of all, thank you so much for the session. It was really informative, and definitely I'll use your advice for the future. मेरा कुछ सवाल ये थे कि क्या ये रोड मैप जो आपने बताया है, क्या ये मैं PhD के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? क्या ये सेम ही रोड मैप होता है, कुछ डिफरेंट होता है? दूसरी चीज़, ये जिस आईगॉट गुरु की आप बता रही हैं ग्रुप के नाम, क्या ये लोग PhD की स्कॉलरशिप्स के लिए हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं? जी बिल्कुल, आप अगर मास्टर्स करना चाहें तो आप मास्टर्स के लिए आप इस रोड मैप को यूज़ कीजिए। अगर आप PhD करना चाहें तो भी आपको सेम ही रोड मैप यूज़ करना है, सेम ही एप्लीकेशन प्रोसेस से आपको गुजरना है। उसके लिए मैं खुद एक PhD स्टूडेंट हूँ। मेरा खुद ओके, का जो ग्रेट। एडमिशन है, अभी जो मेरा अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन हुआ है वो पोजीशन मेरी PhD की ही है, और मेरी कोई रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है। इवन मेरा मास्टर्स भी मैंने नहीं किया हुआ, मैं डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट के बाद मैं PhD में अप्लाई कर रही हूँ।
बिकॉज अमेरिका आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अंडर ग्रेजुएट के बाद डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई करें, मास्टर्स को आपका साथ साथ खुद ही करवा देते हैं। जबकि यूरोप में आप जाते हैं तो आपको पहले मास्टर्स करना पड़ता है, फिर पीएचडी करनी पड़ती है नॉर्मली। अब थोड़ा सा वहाँ पे भी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैंने आइल्स का टेस्ट दिया हुआ है और अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा पॉलिश किया हुआ है उसी तरह से जो मैंने आपको बताया। फिर मैंने प्रोफेसर को सर्च किया और उसके बाद फिर मैंने एडमिशन सिक्योर किया है। मेरी कोई रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है और मेरा पीएचडी में एडमिशन है। ओके, अच्छा आपने जो स्टिपेंड के हवाले से बात की कि ये स्टिपेंड की जो भी मालूमात होती है और ख़र्च होते हैं वो आप प्रोफेसर डायरेक्टली अगर बात कर ज़्यादा बेहतर होता है कि वो डायरेक्ट उनके पास चूँकि फंडिंग होती है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, अगर वो उनके पास एज अ रिसर्च स्टूडेंट काम कर लें इन देयर पीएचडी। तो क्या इसमें सिर्फ स्टूडेंट का ही स्टिपेंड मिल रहा होता है या अगर उनके साथ कोई फैमिली जाना चाहे उनका भी, जैसे स्पाउस हो गया, आपके चाइल्ड हो गया, क्या उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? वैसे जो स्टाइपेंड है ये सिर्फ स्टूडेंट का होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि एवरेज स्टाइपेंड है $2000 और एक एवरेज स्टूडेंट का खर्चा जो है अगर आप बहुत अच्छे से रहें तो भी वो $1000 है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें तो आप $700 या फिर $800 से भी अपने खर्चे को ला सकते हैं। सो अगेन आपके पास मोर देन हाफ ऑफ योर स्टाइपेंड आपके पास बच रहा होता है। सो इवन दो आपको अलग से स्टाइपेंड नहीं दिया जाता आपके डिपेंडेंट्स का, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आपका स्टाइपेंड इनफ होता है उन्हें मैनेज करने के लिए भी। ओके, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक्चुअली ना सीएस के बैकग्राउंड से नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एंड रिसेंटली आई हैव completed my MPhil MS from American यूनिवर्सिटी। तो मुझे ना पीएचडी अगर हम मैथमेटिक्स की भी क्या सेम रिक्वायरमेंट्स होती है? क्योंकि मेरा जो वो है ना लाइक थीसिस वो एमएल और मशीन लर्निंग और पाइथन के पर है, लाइक डेटा साइंसेस पे। अच्छा, मैंने जो रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है, उसमें कोडिंग का जिक्र है और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स का जिक्र है और प्रोडक्ट्स बनाने का जिक्र है। सो आपको माहम में ये बताऊं कि मैंने बीएस जो किया हुआ है वो फिजिक्स में किया है और मेरी पीएचडी भी फिजिक्स में ही है। मेरा कोडिंग के बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने ये सब चीज़ें की हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मिसाल ऐसे है जैसे लिखना। ठीक है, सो लिखना अभी हर शख्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से है, चाहे वो मैथमेटिक्स से, चाहे वो फिजिक्स से है, चाहे वो एमबीबीएस से है। सो अभी जो लिखने का स्टाइल है वो दुनिया का थोड़ा सा बदल गया है। पाकिस्तान में हम बहुत सालों पीछे हुए हैं, एक्चुअली हम डेकेड्स पीछे हैं पाकिस्तान में। कम से कम भी हम 30 साल पीछे हैं अमेरिका से। टेक्नोलॉजी वाइज हम अभी भी यहाँ पे रजिस्टर्स का और कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है हर काम को करने के लिए। सो आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको जिस तरह से लिखने की ज़रूरत पड़ती है इसी तरह से वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का जो वे है दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर को अपनी बात समझाने का जो कंप्यूटर से बात करने की जो लैंग्वेज है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो आपको अगेन यही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी irrespective ऑफ योर बैकग्राउंड। थैंक यू सो मच। ये वाकई हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था एंड आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और ये बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन। सो किसी का और कोई क्वेश्चन? मिस वानिया, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने IQ2 जो आपकी कम्युनिटी है या फिर हम सबकी, तो वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने फिलहाल मेरा फोकस है वो इंटरनेशनल हैकाथॉन है। मैं अभी 3rd ईयर में एंटर हुई हूँ, तो अभी आई हैव मतलब मेरे पास जो है वो कम से कम 2 इयर्स है और आफ्टर 2 इयर्स इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूंगी। तो अब मतलब मैं लीड कोड, जैसे आपने बताया कि लीड कोड हमें करना चाहिए, ठीक है। अब लीड कोड जो है ना वो काफी मुश्किल लगते हैं उसके क्वेश्चंस ना, लाइक वो नहीं, मतलब वो इजी प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैम आयमा, ऐसा नहीं है कि लीड कोड आपको मुश्किल लग रहा है, लीड कोड सभी को मुश्किल लगता है और एक्चुअली वो है मुश्किल।
सो आप ऐसा करें कि सबसे पहले तो आपका फोकस इंटरनेशनल हैकाथॉन है, और जैसे आपने कहा कि उसके बाद आप आपके प्लान है कि आप 2 साल बाद अप्लाई करेंगी, तो वैसे ही आप 1 साल लेट हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि अभी आप 3rd ईयर में हैं, तो अभी आपका आइल्स हो जाना चाहिए था और अभी आपका डीएसए कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि 4th ईयर में तो आपको अप्लाई करना है ना। आपके पास 2 साल नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 साल है। अमेरिका में एडमिशन 1 साल पहले होते हैं। अगर आप ये कहें कि मैं 4 साल मुकम्मल होने के बाद अपनी प्रोफाइल स्ट्रेंथन करूंगी, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करूंगी और फिर उसमें उसके बाद अप्लाई करूंगी, तो आपको मजीद 2 साल चाहिए। अगर आपने आपने इस तरह से कर लिया, ग्रेजुएशन में ही आपने, अंडर ग्रेजुएट में ही आपने अपनी स्ट्रॉन्ग कर लिया, प्रोफाइल आइल्स दे लिया है 4 साल से पहले ही, और आपने डीएसए कंप्लीट कर लिया है, और आपने इंटरनेशनल हैकाथॉन्स कर लिए हैं, और आपने एलओआर्स ले लिए हैं, उसके बाद आप 4 साल बाद अप्लाई करेंगी, तो आपका फिर 1 साल गैप से एडमिशन होगा। यानी कि अगर आप 2025 में ग्रेजुएट कर रही हैं, आपका बैचलर्स कंप्लीट हो रहा है, तो आपका एडमिशन होगा 2027 में। ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेसर को अप्लाई करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, फिर सारे प्रोसेस में भी पूरा 1 साल लग ही जाता है। अभी आप 2 साल अर्ली नहीं है, आप 2 साल लेट हैं। और सेकंड आपका क्वेश्चन है कि आपको लीड कोड फिर किस तरह से करना चाहिए। तो आपको लीड कोड सीखने की या क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। आप पाइकोड दूर के ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बस दिन का 1 घंटा फिक्स कर लीजिए। कोई भी डीएसए का सेशन हो रहा है या फिर लीड कोड जिसमें पढ़ाया जा रहा है, आप सिंपली वहाँ पर आएँ। तो पहले तो आप सिर्फ उस सेशन को लेना शुरू करें, आप क्वेश्चन को समझना शुरू करें, लेकिन आपको लीड कोड उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप लीड कोड पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, उसी के अच्छा लीड कोड में ये होता है कि उसी के जैसे फिर और भी क्वेश्चंस होते हैं। एक पैटर्न हमारे पास होता है, फिर उसी पैटर्न के ऊपर आपके पास और भी क्वेश्चंस होते हैं। सो आपने एक पैटर्न सीख लिया, अब आप उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ओपन कीजिए, उसको खुद से समझें। पहले तो क्वेश्चन को खुद से समझिए, फिर उसका सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करें, 10 मिनट से ज़्यादा उसका सॉल्यूशन सोचने की कोशिश नहीं करें। आपको सॉल्यूशन आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो वहाँ पे सॉल्यूशंस लीड कोड के ऊपर दिए हुए होते हैं, वो सॉल्यूशन देखें, उस सॉल्यूशन को समझें और फिर आके आप पढ़ाएं। आप एक क्वेश्चन, अगर तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपका आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो आपको एक सेम क्वेश्चन कम से कम भी 10 दफा पढ़ाना चाहिए, तो जाके आपको लीड कोड आएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आपको और आईकोड ग्रुप पे पढ़ाने के लिए या ज़रूरी नहीं है कि आप एक अलग से कोर्स स्टार्ट करें। जिस भी कोर्स में आप मौजूद होंगी डीएसए के, वहाँ पर एक हफ्ते में एक दिन रखा जाता है स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन का, दैट इज़ फ्राइडे नॉर्मली। तो आप उस दिन प्रेजेंट कर सकती हैं अपने क्वेश्चन को, या आप उस दिन पढ़ा सकती हैं, या फिर जो भी उस कोर्स के ट्रेनर उस वक्त मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं और उनसे कह सकती हैं कि ये क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट करना चाह रही हूँ, आप मुझे एक क्लास में प्रेजेंट, फिर वो आपको करने देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू। किसी का और कोई क्वेश्चन? यस, आई हैव अ मोर क्वेश्चन। मुझे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने काफी जगह मैंने भी कोशिश की थी अप्लाई करने की, तो वहाँ पे ना पॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर आप मैरिड हैं और अनमैरिड के पॉइंट्स होते हैं, तो क्या यूएसए में भी होते हैं पॉइंट्स? यूरोप साइड से होते हैं ठीक नहीं, यूएसए में ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको यूएसए में ये है, देखिए कि थोड़ी सी आपको प्रोफाइल के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, कोडिंग वगैरह सीखनी पड़ती है और हैकाथॉन पे जाना पड़ता है। उसके बाद सारी चीज़ें काफ़ी आसान है, एप्लीकेशन प्रोसेस आसान है, और फिर स्टाइपेंड भी आपका ज़्यादा है, और फिर उसके बाद आप जॉब भी करते हैं तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो बाकी सारी चीज़ें यूएस से ज़्यादा बेहतर है, देन वहाँ का एजुकेशन इन्वायरमेंट भी ज़्यादा बेहतर है। सो आपको यूएस यूरोप के मुकाबले में बहुत सारी आसानियाँ देता है। किसी का और कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। एनीवन? हमारे पास कोई और क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक हमने सब चीज़ें ही कवर कर ली हैं।
Yes. एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि यूएस में फंडिंग की कमी नहीं है। आप सब अप्लाई करेंगे, आप सब कोशिश करेंगे, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप सबका एडमिशन होंगे। और अगर आपको एडमिशन आगे एजुकेशन कंटिन्यू नहीं भी करनी है, आपको करियर में आगे जाना है, सो वहाँ पे जॉब्स की भी कमी नहीं है। आप सब अपने आप को पॉलिश करके वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करेंगे तो आप सब एक अच्छे करियर के ऊपर जा रहे होंगे। और मेरी खुद की ख्वाहिश ये है कि हम सब एक फाइनेंशियल फ्रीडम को हम अचीव करें। जैसे मैंने आपको बताया दैट इज 70 lakhs पर मंथ। अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट करें तो भी आप उसको इतने जल्दी इस लेवल पे नहीं लेके जा पाते। सो आप इस रास्ते को फॉलो करेंगे, एज लिमिट कोई भी नहीं है। हमारे पास आईगुड गुरु में जो सबसे बड़े जो एज गई है वो है 55 ईयर्स ओल्ड। सो एज लिमिट आपकी कोई भी नहीं है, आप किसी भी एज में हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास है और आपने आइल्स से लिया है, आपने स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर ली है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए और आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कीजिए। क्योंकि आपका ज़िंदगी में जो भी गोल है, फाइनेंसेस पहले नंबर पे आ जाते हैं। अगर आपके पास फाइनेंसेस की अरेंजमेंट नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ें करने से रुक जाते हैं। सो पहले आप इसको मसले को हल कीजिए और ये मसला इस तरह से बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अगर मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन ज़हन में आए तो मैंने अपना लिंक्डइन हैंडल आपको शेयर कर दिया था, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्निकल सपोर्ट ऑफ CIS को CGPA आपकी CGPA थोड़ी सी मैटर करती है। अगर आपकी 3.5 प्लस CGPA तो आपका बहुत आसानी हो जाती है एडमिशन में, लेकिन 3.3 मेरी खुद की CGPA है, 3.2 पे भी एडमिशन हो जाता है। आईकोड 2 पे जो एडमिशन हुए हैं वो 3.05 पर भी एडमिशन हमारे पास हुए हैं। बाकी 3 से नीचे अगर आपकी CGPA है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। इस तरह से मैंने आइल्स का बताया, या पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट कोई डिग्री नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से अमेरिका में आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आपकी 3 से कम GPA है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो CGPA पे आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल में यहाँ ये सिर्फ एक ही अकाउंट है जो आपको लिंक्डइन पे मिलेगा, आप डायरेक्ट इसको अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग दैट लॉन्ग। हमारा सेशन आधा घंटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। Yes. Thank you so much, Ms. Mania, for joining us and sharing so many helpful tips. Okay, so this is one of many sessions we'll be doing. So stay connected for more. Take care and see you all next time.